तो आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वीडियो देख रहे हैं लगातार? देखते रहिए वीडियो, एकदम बढ़िया। ठीक है। कल जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। ठीक है। और आज हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। और अगले चैप्टर में हम हेडिंग डालेंगे कल्याणी के चालुक्य। अगली हेडिंग डालेंगे हम कल्याणी के चालुक्य वंश। ठीक है। इस वंश को पहले कल देख लेते हैं। राजपूत वंश में हल्का सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है। मैं आप लोगों को अमोद वर्मा अमोस वर्मा राजा मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है। आप लोगों को वहां पर अमोघ वर्ष कर लेना है, अमोघ वर्ष कर लेना है। और जिनका शासनकाल लिखाया होगा 814 ईस्वी से 878 ईस्वी। ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये चीज लिख दी है और मैं आपको सामने भी बता देता हूँ। अमोघ वर्मा के स्थान पर अमोघ वर्ष आपको कर लेना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप नेक्स्ट टाइम आज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब हम हेडिंग डालेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश। ठीक है। इनको हम उत्तरवर्ती चालुक्य वंश भी कहते हैं। इनको हम उत्तरवर्ती चालुक्य वंश भी कहते हैं। उत्तरवर्ती चालुक्य वंश भी कहते हैं। ठीक है। इस वंश के जो संस्थापक थे, इस वंश के या इस वंश का संस्थापक इस वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय। ठीक है। इस वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। ठीक है। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। इसको बनाया मान्यखेत, कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। उत्तरवर्ती चालुक्य में अगले राजा सोमेश्वर प्रथम, अगले राजा सोमेश्वर प्रथम, जिनका शासनकाल 1043 से 1068 ईस्वी तक रहा। 1043 से 1068 ईस्वी तक रहा। इनकी भी राजधानी, इन राजा की राजधानी मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत थी। ठीक है। इनके शासन काल में कोप्पम का युद्ध हुआ। कोप्पम नहीं, कोप्पम का युद्ध हुआ। कोप्पम का युद्ध हुआ। ठीक है। जो कि चोल शासक और सोमेश्वर के प्रथम हुआ। चोल शासक और सोमेश्वर प्रथम के मध्य हुआ। चोल शासक में भी राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम शासक थे। किसकी तरफ से? चोल शासक थे। और राजेंद्र प्रथम क्या हुए थे? पराजित हुए थे। इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ठीक है। अगले राजा हैं विक्रमादित्य सठ। अगले राजा हैं विक्रमादित्य सठ। इनका शासनकाल 1076 से 1126 ईस्वी तक रहा। 1076 से 1126 ईस्वी तक रहा। यह इस वंश के शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? शक्तिशाली शासक रहे। ठीक है। आदित्य सठ क्या रहे? शक्तिशाली शासक के रूप में बनकर आए। ठीक है। इनका राज्य अभिषेक 1076 ईस्वी में हुआ और राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में इनके द्वारा चालुक्य विक्रम संवत चलाया गया। चालुक्य
विक्रम संवत चलाया गया। ठीक है, यानी चालुक्य विक्रम संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य छठ के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनके दरबारी विद्वान की बात करेंगे तो पहले विद्वान हो जाएंगे विल्लहड़, कल्लहड़ की जगह क्या हो जाएंगे? विल्लहड़, जिनके द्वारा विक्रमांक देवचरित पुस्तक की रचना की गई। किसके द्वारा? विक्रमांक देवचरित की रचना की गई। किसके द्वारा? विल्लहड़ के द्वारा इसकी रचना की गई। विक्रमादित्य छठ के दरबार में विल्लहड़ दरबारी कवि थे, विद्वान थे, जिनके द्वारा विक्रमांक देवचरित की रचना की गई। अगले थे विज्ञानेश्वर। अगले विद्वान कौन से थे? तो विज्ञानेश्वर थे। इनके द्वारा याज्ञवल्क स्मृति की रचना की। स्मृति पर मिताक्षरा नामक भाष्य लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा? मिताक्षरा नामक भाष्य लिखा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य या उत्तरवर्ती चालुक्य, इस वंश का जो संस्थापक रहा वह तैलभ द्वितीय था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। अगले राजा राम सोमेश्वर प्रथम थे। शासनकाल 1043 से 1068 ईस्वी तक रहा। राजधानी मान्यखेत रही। ठीक है, इनके द्वारा सोमेश्वर और राजेंद्र प्रथम चोल शासक का एक युद्ध हुआ, जिसे हम कोलप्पम का युद्ध जानते हैं। ठीक है, अगले राजा हैं विक्रमादित्य छठ, जिनका शासनकाल 1076 से 1026 तक रहा। यह इस वंश के शक्तिशाली शासक रहे। इनका राज्याभिषेक 1076 में हुआ, जिस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत की। इनके दरबार में विद्वान रहते थे। एक थे विल्लहड़, जिनके द्वारा विक्रमांक देवचरित की रचना की गई। एक थे ज्ञानेश्वर, जिन्होंने याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा नामक भाष्य की रचना की। ठीक है, अगले राजा, इस वंश के अगले राजा की बात करेंगे तो इस वंश के अगले राजा हो जाएंगे सोमेश्वर चतुर्थ। क्या हो जाएंगे? सोमेश्वर चतुर्थ हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 1181 से 1189 ईस्वी तक रहा। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में रहे। ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक के रूप में रहे। ठीक है, अब हम प्रश्न की बात कर सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। तो देखो, दो प्रश्न तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि एक विल्लहड़ विक्रमांक देवचरित, दूसरा विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क की स्मृति पर मिताक्षरा। ये मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर थे। या विक्रमांक देव रचित के लेखक कौन थे? विल्लहड़ थे। दूसरा, यह किस वंश के विद्वान थे? तो यह चालुक्य वंशीय विद्वान थे। कैसे थे? चालुक्य वंशीय विद्वान थे। ऊपर चलते हैं कि तैलभ द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो हम आंसर लगाएंगे मान्यखेत। ठीक है, दूसरा, चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य छठ के द्वारा की गई। ठीक है, इस वंश में आपको लगभग एक प्रश्न मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन पढ़ना तो हमको सब कुछ है, जानना तो हमको सब कुछ है, और देखना भी हमको सब कुछ है। पेपर में कहीं से कुछ भी आ सकता है, और हमको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? याद करनी है वही चीज। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप नोट्स लिखें और लगातार इसको याद करते रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, चालुक्य वंश। ठीक है,
आपको मैंने तीनों लगभग चालुक्य मैंने आपको पढ़ा दिए। बादामी चालुक्य, बादामी चालुक्य या वातामी, ठीक है। गुजरात के चालुक्य और आपके उत्तरवर्ती चालुक्य, ये मैंने आपको तीनों चालुक्य वंश आज पढ़ा दिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला राजवंश डालेंगे पल्लव वंश। अगली हेडिंग हम लोगों की होगी पल्लव वंश। पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश के जो लोग थे या पल्लव वंश के जो शासक थे वह आंध्र सातवाहन वंश के सामंत थे, ठीक है। पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश के शासक थे वह आंध्र सातवाहन वंश के सामंत थे, ठीक है। इनकी मूल उत्पत्ति की बात करेंगे तो तोड्डी मंडलम में हुई। तोड्डी मंडलम को माना जाता है, जो कि दक्षिण में तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और उत्तर में तमिलनाडु का क्षेत्र लगता है, ठीक है। इसके पहले राजा थे सिंह विष्णु, जो कि इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। जिनका शासनकाल 565 से 600 ईस्वी तक रहा। 565 से 600 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये वंश आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वंश को आप आराम से पढ़ेंगे। इस वंश को क्या करेंगे आप? आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसमें आपके राजाओं का क्रम अधिकांश पूछा जाता है। इस वंश में राजाओं का क्रम अधिकांश पूछा जाता है, ठीक है। सिंह विष्णु की जो राजधानी थी उसने अपनी राजधानी कांची को बनाया। किसको बनाया? कांची को अपनी राजधानी बनाया, जो प्रमुख रूप से एक सांस्कृतिक केंद्र था। केंद्र के रूप में स्थापित थी, ठीक है। तो हम कहें कि पल्लव वंश में सांस्कृतिक केंद्र का स्थान क्या था? तो वह कांची था। क्या था? कांची था। इनके दरबार में भारवी नामक विद्वान निवास करते थे। इनके द्वारा किरातार्जुनीयम पुस्तक की रचना की। भारवी ने किस पुस्तक की रचना की? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की, ठीक है। अगले शासक है महेंद्र वर्मन। जिनका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहा। यह स्वयं एक विद्वान थे। ठीक है। महेंद्र वर्मन क्या थे? स्वयं एक विद्वान थे, जिन्होंने मत विलास प्रहसन नामक काव्य की रचना की, ठीक है। आज मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। क्योंकि आप जो नोट्स बना रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तो 1.5
5 करके भी चला सकते हैं, 2 पॉइंट करके भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमजोर बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन 600 से 630 तक शासनकाल रहा। स्वयं एक विद्वान थे, इनके द्वारा मत विलास प्रहसन नामक काव्य की रचना की गई, ठीक है। महेंद्र वर्मन के द्वारा जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपनाया। महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपनाया। किनके अभाव में? तो अपर संत के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपनाया, ठीक है। तो कई चीज क्या है मैं यहाँ पे मिस कर देता हूँ, तो आप भाषाओं को मिस ना करें, ठीक है। जैन धर्म को छोड़कर, मैं चाहता हूँ कि जितना शॉर्ट हो चुके उतना शॉर्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि याद करने में बड़ी समस्या आती है। इनके शासनकाल में महेंद्र वर्मन शैली का उदय हुआ। महेंद्र वर्मन शैली का उदय हुआ, ठीक है। अगले राजा देखेंगे हम नरसिंह वर्मन। अगले राजा होंगे हमारे नरसिंह वर्मन, जिनका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा। 630 से 668 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा श्रीलंका पर विजय अभियान चलाया गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, ठीक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त। इनके शासनकाल में यानी 641 ईस्वी में हेमसांग इनके दरबार की यात्रा करने आया, यानी कि पल्लव वंश आए। कौन आए? हेमसांग 641 में नरसिंह वर्मन यानी कि पल्लव वंश में यात्रा करने आए, ठीक है, इनके क्षेत्र। इनके द्वारा यानी कि नरसिंह वर्मन, देखिए अब जो मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट क्या आपके लिए इंपोर्टेंट है, और आपको ये वाला मंदिर आपको याद करना है। इनके द्वारा महाबलीपुरम में, इसमें महाबलीपुरम में एकाश्रम मंदिर का निर्माण कराया। एकाश्रम मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। किसके द्वारा कराया? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके शासन काल में मामल्ल नामक शैली का उदय हुआ। शैली का उदय हुआ, ठीक है। इनकी उपाधि को आपको याद करना है। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि को आपको याद करना है। इनकी जो उपाधि थी वह वातापी कोड थी। क्या थी? वातापी कोड थी। वा महामल्ल थी। वा महामल्ल क्या थी? इनकी उपाधि थी, ठीक है। हमने कहा नरसिंह वर्मन का शासनकाल 630 से 668 तक रहा। श्रीलंका पर विजय अभियान किया। 641 ईस्वी में हेमसांग राज्य में यात्रा करने आए। महाबलीपुरम में एकाश्रम मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम रथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, महामल्ल शैली का उदय हुआ। इनकी उपाधि वातापी कोट तथा महामल्ल थी, ठीक है। अगले राजा चलते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगले राजा हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। अब इनसे क्रम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एक जैसे नाम है और एक जैसे नाम याद करने में आपको कठिनाई तो हो सकती है, और यही आपका एग्जाम का पॉइंट बन जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका एग्जाम का बन जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय शासनकाल देखेंगे तो 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक रहा। 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ। इनके शासनकाल में
अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, अरबों का आक्रमण सफल कब हुआ? 712, तो इन्हीं के शासन काल में होगा। इनके द्वारा जैसे इसको याद किया है वैसे ही जो मैं लिखवाने जा रहा हूं उसको याद करना है। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया। इसका शोर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अगला, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से हम इसे जानते हैं। इनके शासन काल में राज सिंह शैली का विकास हुआ। राज सिंह शैली का विकास हुआ। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट छूटना नहीं चाहिए कि नरसिंह वर्मन 630 से 668 तक रहे। इन्होंने श्रीलंका पर विजय अभियान किया। 641 में हेमसांग यात्रा करने आया। महाबलीपुरम में एकाश्रम मंदिर का निर्माण कराया। महामल्ल शैली का उदय हुआ। इनकी उपाधि वातापी कोट तथा महामल्ल थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय तो 700 से 728 ईस्वी अरबों का आक्रमण हुआ। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया। कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण इन्हीं ने कराया और कैलाश के मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके शासन काल में राज सिंह शैली का विकास हुआ। ठीक है, अगले राजा हम देखेंगे नंदी वर्मन द्वितीय। इसको रफ कर लेते हैं। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा पढ़ा दूँ। सोच रहा हूँ धीरे धीरे लाइव शुरू कर लेता हूँ, जिससे क्या हो आपको आसानी हो जाएगी और मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे मुझे देख रहे हैं। नंदी वर्मन द्वितीय, अगले राजा हो जाएंगे आपके नंदी वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल 731 से 795 ईस्वी तक रहा। 731 से 795 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा कांची के यानी कांची में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, दक्षिण भारत में मंदिरों का बहुत निर्माण हुआ है। ठीक है, प्राचीन पुरातत्वों में कर्नाटक को मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसका शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। तथा इनके द्वारा एक और मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे हम मुक्तेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, अगले राजा देख लेते हैं हम नंदी वर्मन तृतीय। इनका बस शासन काल आपको याद करना है, इनके बारे में कुछ ज्यादा खास है नहीं। नंदी वर्मन तृतीय, ठीक है, नंदी वर्मन तृतीय जो थे वो 847 से 869 ईस्वी तक रहे। 847 से 869 ईस्वी तक रहे। ठीक है, अंतिम राजा देखेंगे तो अपराजित वर्मन यहाँ के अंतिम राजा रहे, जिनका शासनकाल 1879 से 1897 रहा। यानी अपोजिट कर देंगे तो आपका वही शासनकाल आ जाएगा। ठीक है, यह इस वंश के
इस वंश के अंतिम शासक थे। इनके शासन काल में अपराजित शैली का उदय हुआ। अपराजित शैली का उदय हुआ। ठीक है। इन्होंने चोल राजा आदित्य प्रथम को पराजित किया। आदित्य प्रथम को पराजित किया। ठीक है। देखिए, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है और पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है और ना पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है और ना पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें राजा आपको कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस राजवंश का जो उदय हुआ वो 565 से हुआ। राजवंश का जो उदय देखेंगे कितने से हुआ? 565 के। खत्म कब हो रहा है? लगभग 900 ईस्वी। लगभग 900 ईस्वी। तो 35,600 में कम है। 35,600 में कम है। तो अगर हम इसको 600 मान लें, ये 900 है तो 300 हो गया, 35 उधर बचा, तो लगभग 335 वर्ष इन्होंने राज्य किया। और 3 हमने इधर बढ़ाए हैं तो 3 घटा देते हैं तो लगभग 332 वर्ष इन्होंने राज्य किया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 332 वर्ष अगर इनका इतिहास पढ़ाया जाए तो आप पढ़ने तैयार है? आपको समझ आएगा? नहीं है। क्योंकि हमको क्या करना है? हमको वनडे एग्जाम क्लियर करना है। हमको वनडे एग्जाम तैयार करना है, ना कि नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम। इनके बारे में हमको इनकी बायोग्राफी नहीं लिखनी है। हमको केवल एक नंबर लेके आना है। तो हमारा एक नंबर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कहाँ से बन सकता है, केवल हमको इस चीज पर ध्यान देना है। वनडे एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं है। मैं आपको जितना लिखा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, इतना गुड सफिशियंट है। और आप किसी भी वनडे एग्जाम का प्रीवियस पेपर लेके बैठे तो आपको इन नोट्सों में से प्रश्न मिलेगा। और प्रश्न ना मिले, आप वीडियो देखना बंद कर दें। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर आपको प्रश्न ना मिले तो आप वीडियो देखना बंद कर दें। आपको प्रश्न मिलेगा, 101% मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पल्लव वंश में आपने देखा, मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया। इसमें जो इंपोर्टेंट है आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और आपका 3। ठीक है, आपको महेंद्र वर्मन से लेकर नरसिंह वर्मन और नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये आपको याद करके रखने हैं। इनके शासन काल आपको याद करके रखने हैं, इनकी वंशावली आपको याद करके रखनी है और इनके द्वारा बनाए गए मंदिर भी आपको याद करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।